नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया होना चाहिए। अपने मेहनत करते रहो, अपने जुनून के साथ अपनी मेहनत करते रहो। और मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन होना। आप डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी से काम करिए, यकीन मानकर चलना, आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको एक ना एक दिन मिलेगा। ठीक है, चलिए। अपना जो पोर्शन चल रहा है वो अपन कर रहे हैं नरेशन का। नरेशन एक टॉपिक जो होता है ना, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इसलिए घबराता है क्योंकि नरेशन में अगर 10 टाइम्स भी चेंजेस होना है तो वो 10 जगह भी चेंजेस होता है। अगर आपने 9 जगह चेंज कर दिया और एक जगह अगर कहीं धोखे से भी रह गया तो यकीन मानकर चलना कि वो सेंटेंस गलत माना जाता है। यकीन क्या, वो सेंटेंस ही गलत होता है। नरेशन इतना बड़ा टॉप ऐसा नहीं है कि टॉपिक समझ में नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे तो टॉपिक भी समझ में आता है। ठीक है। नरेशन मतलब कहने का तरीका। कई बार जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको अधिकतर हम यही सीखते हैं कि सेट टू की जगह सेट की जगह सेड होता है, सेट टू की जगह टोल्ड होता है। ठीक है, और तरीके इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, बदलते चले जाते हैं। कई बार आपको ऐसी भी चीज मिल जाएगी जहां पर इन चीजों का कोई लेना देना नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि नरेशन जो टॉपिक है ना, वो समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर समझ में बहुत अच्छे से आ गया तो उतना बेकार नहीं है जितना अपन सोचकर चलते हैं। ठीक है, चले। नरेशन जब भी करो ना तो नरेशन में कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, या मैंने कहा बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, उनको पकड़ के चलो। ठीक है। जब आप नरेशन में उन बेसिक कीवर्ड्स को पकड़ के चलोगे ना तो आपका आंसर लगभग जल्दी आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने लिखा नरेशन। अब आपने अच्छे से पता है कि नरेशन जो होता है ना, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है बेटा डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। एक डायरेक्ट और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमेशा याद रखना, जब कोई चीज प्रेजेंट होती है तो इनडायरेक्ट में वो हमेशा क्या जाती है, पास्ट। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट को छोड़कर। या फिर डायरेक्ट का जो आरबी वाला भाग होता है वो खुद ही प्रेजेंट में हो, यानी सेज में हो, से में हो, तो इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर जो सेड में होगा उसमें टेंस जो प्रेजेंट होगा वो पास्ट में जाता ही जाता है। यानी अगर मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, तो यहाँ बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर यहाँ पर इज, एम, आर, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा वॉज या वर। इसके अलावा अगर यहाँ पर हैज और हैव है तो बेटा ये होता है हैड। अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा विल तो यहाँ पर बेटा ये इसका पास्ट हो जाएगा वुड। कैन लिखा है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। ये चेंज होता है इसमें। ठीक है। प्रेजेंट का किस में जाएगा बेटा, पास्ट में जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही है, इसका सेकंड फॉर्म इज ए, मार का वॉज वर, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो चेंज हो जाएगी। अब अगर अपन देखें तो ये मैंने कहा 100%। 100% में से 70% जो है ना, इसमें कीवर्ड्स आपको पकड़ना है। और कीवर्ड्स में आप क्या पकड़ोगे, हेल्पिंग वर्ब। 70% वर्क हो जाएगा, 70% आप अपना आंसर ला सकते हो। अब रह गया केवल 30%। तो 30% में आप अब वो सभी अदर चीजें छोड़ दो जो आपके दिमाग में चलती है कि यार कई बार हमने ऐसा भी क्वेश्चन पढ़ा है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो ये सारी चीजें उसमें आप छोड़ दो। यानी 70% तक तो आप कीवर्ड्स पकड़ो। कीवर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर इसके अलावा एडवर्ब ऑफ टाइम्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है, उनको जाना पकड़ना सीखो। और बाद बाकी रूल्स भी आ जाए। 30% में तो केवल वो पकड़ना है जो आप ये मानकर चल सकते हैं कि वो रूल में ही कहीं ना कहीं एक्सेप्शन डाल देते, उनको लेकर चलो। बाकी 70% हेल्पिंग वर्ब है, टाइम ऑफ एडवर्ब है, इसके अलावा जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वहां तक आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रियांशु सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। अब अपन देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने करना क्या है, ये लिखा है कैन। आप कैन को देखो कि कैन का क्या होगा बेटा, कुड होगा। आप कैन का कुड ढूंढो, कुड किस में है सबसे पहले तो। कुड, कैन, कैन और ये कुड। अब यहाँ कुड है और यहाँ पर कुड है, इन दोनों में कैन है तो ये हट गया, क्योंकि पक्का है कैन का क्या होगा बेटा, कुड होगा। तो आप यहाँ से दो ऑप्शन हटा दो, अब बचे केवल दो, दोनों को ऑप्शन में मैच करो। आप देखो, प्रियांशु प्रियांशु आस्क्ड मी। इंटरोगेटिव है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह इफ आता है, आई कुड
कुड, डू और डू। अब ये लिखा है दोज और ये लिखा है बेटा दीज। तो यहाँ जैसे ये दीज लिखा है तो दीज का पास्ट क्या होता है बेटा, दोज होता है। क्या होता है, दोज। अब दोनों में देखोगे दोज किस में है, इसमें, तो आंसर क्या हो गया, पहला वाला। आंसर क्या हो गया, पहला वाला, ये हो गया। यानी आपको सेंटेंस पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़े। आपको ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इस सेंटेंस को बनाऊं और इस सेंटेंस को बना के फिर इसमें मैच करूं। और बेसिकली देखा जाए तो उतना टाइम आपको लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आंसर ये आ गया। सबसे ज्यादा जो इंग्लिश में परेशान रहते हैं वो रहते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं सीखी है, स्कूल में इंग्लिश नहीं सिखाई गई है, या कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में पुअर रहते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हो, अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, क्लियर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सबसे पहले तो हो जो भी हो आप बेसिकली जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज जरूर पकड़ो कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठाओ डिड नॉट। अब ये जो डिड नॉट है ना बेटा, ये डिड नॉट चेंज होगा हैड नॉट में। क्या होगा, हैड नॉट में। यानी अगर आपको कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब डिड मिल जाए तो ये चेंज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप कम से कम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो देख ही लो। अब हेड किस किस में आया, देखो इसमें तो डिड नॉट ही है, तीन में हेड है। अब अगर तीनों में हेड है तो अब आप मैच करना चालू कर दो। टोल्ड द जज दैट, ही की जगह ही हैड नॉट, और यहाँ तक कमिटेड कमिटेड कमिटेड, तीनों में कैसा आया, सेम ही आ गया। यानी यहाँ तक की अगर अपन बात करें तो यहाँ तक तीनों में सेम आया। जब जरूरत होगी तब सीधी लाइन नहीं खिंचेगी, और जब जरूरत नहीं होगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी खिंच जाती। अब देखो यहाँ ही टोल्ड द जस्ट, तीनों में चीजें में एक ही जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमिटेड कमिटेड कमिटेड। अब यहाँ अपन ने उठाया, ये लिखा है दिस, दिस का बेटा होता है दैट। अब आप दैट उठाओ किसमें, दैट और दैट, और ये लिखा है दिस, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, तो ये दिस हो गया, ये भी हट गया। अब ये दोनों बचे, अब दोनों में मैच करो। ही टोल्ड द जज, ठीक है, दैट ही हैड नॉट कमिटेड कमिटेड, दैट और क्राइम और क्राइम, दोनों ही एक जैसे हो गए। एक जैसे हो गए तो किसी भी एक में आप अपना आंसर लगा सकते हो। हालांकि टाइपिंग मिस्टेक ही हुई होगी लेकिन आपका आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर अगर अपन जाए तो अगला क्वेश्चन अभी आया ही नहीं है, देखें। अगला क्वेश्चन, सोक्रेटिस, जो हिंदी में कहते हैं ना सुकरात, सुकरात का आपने नाम सुना होगा, उसको इंग्लिश में अपन ट्रांसलेट करते हैं सोक्रेटिस। सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ईमानदारी खुद में एक इनाम है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। ये क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये क्या रहता है बेटा, नो चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप ऐसा का ऐसा ही ढूंढो कि वर्षु इज इट्स ओन रिवार्ड, इसे मार का वॉज वर नहीं होगा। यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट को छोड़कर बाकी सभी चीजें चेंज होती हैं, ये चेंज नहीं होगा। दैट हेड हो गया, एज है और ये वॉज है, हट गया। अब ये दोनों है, यहाँ सेज है और यहाँ सेड है। आंसर देखो किसमें, क्वेश्चन देखो सेड में है ना, तो यहाँ से ये हट गया, आंसर क्या आ गया, थर्ड वाला। सिंपल। एक तो तरीका ये होता है कि आप इनको क्लास में जब सीखते हो तो सीखते समय रहता है कि आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता, लेकिन जब आप एग्जाम देते हो ना तो उसमें क्या ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो आई रीइटरेटेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, ये जो लिखा है ना डोंट, डोंट का चेंज होगा बेटा डिडंट, ठीक है। आप डिडंट ढूंढ लो कहाँ है, तो डिडंट, डिडंट और ये डिड नॉट और ये केयर, ये हटा दो। अब ये सेड अगेंस्ट सेड तो होगा नहीं क्योंकि रीइटरेटेड लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पर ये दैट ही नहीं दिया है, क्योंकि कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां दैट चाहिए, तो ये भी हट गया। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला।
यानी केवल और केवल आपको मैच करना है। पहले तो आपको अपना कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड के साथ में फिर देखना है कि कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, उनको हटा दो। फिर इसके बाद जो बच रहा है, चाहे वो एक बच रहा हो तो आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर दो बच रहे हैं तो दोनों में मैच कर लो, तीन बच रहे हैं तो तीनों में मैच कर लो, तो आंसर कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। जैसे इसमें अगर अपन देखें तो इसी सेंटेंस में अपन ने क्या देखा, सीधा सीधा डोंट का डिडंट होगा, डोंट का क्या होगा, डिडंट होगा। अब आपने देखा कि इसमें नहीं है डिडंट, बाकी तीन में है, कोई बात नहीं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है उसका असेड अगेन एंड अगेन होगा नहीं, तो ये भी हट गया, दो हट गए। अब यहाँ पर दो, पहला और तीसरा बचा है, तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं बेटा, दैट का। इसमें दैट दिया ही नहीं है, तो आंसर ये होगा। तो कुछ चीजें हमें आना चाहिए, कुछ चीजों के लिए हमें इस तरीके से आजमाना चाहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, कम से कम दो क्वेश्चन तो अब पक्के ही हैं, और दो के बाद फिर क्वेश्चन तीन भी आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट होता है। एक बात ध्यान रखना, जब आपको लगता है कि हम दो क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ेंगे, दो का मतलब चार हो गया या तीन का मतलब छह क्वेश्चन हो गए, तो वो आपके मार्क्स बढ़ाएगा और वो आपके मार्क्स काट भी देगा। अब एक बात और समझना, जब मेरिट लिस्ट आती है ना, आपको अगर किसी क्वेश्चन पे दो नंबर मिला है और फिर आपने कहा कि दो के क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन किए तो नंबर कितने हो गए, चार। अगर आपने तीन क्वेश्चन किए तो कितने हो गए, छह। अगर आप चार कर रहे हो तो कितने हो गए, आठ। तो ये जो चार, छह और ये आठ है ना, ये मार्क्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप चार लिख रहे हो, छह लिख रहे हो, आठ लिख रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि मार्क्स कम भी हो सकते हैं या क्या यार, दो क्वेश्चन के लिए चार नंबर का छोड़ो, तुक्का लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। जब मेरिट लिस्ट बनती है ना, अगर ये मैंने लिखा चार और एक तरफ मैंने लिखा पॉइंट चार, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। चार नंबर में और पॉइंट चार में बहुत अंतर होता है। आपकी जॉब अगर लगना होगी तो पॉइंट चार में भी लग जाएगी, और नहीं लगना होगी ना तो पॉइंट चार भी आपको जिंदगी भर यातना देंगे। इसलिए आपके लिए एक मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर एक नंबर इम्पोर्टेंट है ना, तो पॉइंट एक भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यही खेल है एग्जाम निकालने का। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन तो आप कर लोगे। कई बच्चे सोचते तुक्का लगा देंगे, तुक्का आपको जो अच्छा लगे आप वो करोगे, कहाँ टीचर की सुनने वाले हो आप। आपका तो मन करता है वही करते हो। इसीलिए तो टीचर, ठीक है, बहुत से समझाते हुए बहुत सौ ने समझाना मना कर दिया, बहुत से तब भी समझाते रहेंगे, लेकिन आपके ही काम आने वाले है। ये बात पक्की है कि आप तब नहीं मानते हो जब आपको कहा जाता है, आप तब मानते हो जब आपके हाथ से वो चीज निकल जाती है। तो बेटा, एक नंबर अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, एक नंबर, तो जब वो पॉइंट में आता है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। तो किसी क्वेश्चन को ऐसे ही मत फेंक देना कि आपको आंसर नहीं आया है तो आपने किसी को भी लगा देना, नहीं, ये गलती मत करना बेटा, ध्यान रखना, हाँ? अब जैसे क्वेश्चन लिखा है, ये आ गया कैन। अब आपने पता है कि कैन का क्या करना है, कुड ढूंढना है। कुड देख लो किस में है, कुड, कैन और कैन, ये दोनों हट गए, अब बचा पहला और चौथा। अब दोनों में मैच कर लो, ठीक है। गोपान, गोपाल नहीं था, गोपान ही है। गोपान सेड टू मी, तो यहाँ सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क, और ये मी, और फोर्थ वाले में तो मी जो ऑब्जेक्ट है वही नहीं दे रहा है, तो हटा दो। आंसर क्या हो गया, पहला वाला, ये लो। आ गया कि नहीं आया? दो ऑप्शन तो आपके कैन से ही हट गए, और एक ऑप्शन आपका इसलिए हट गया क्योंकि कैन ने यहाँ कुड दे रहा है लेकिन मी नहीं दे रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो हट गया, आंसर पहला वाला बच्चा। आगे बढ़ गए, ठीक है। चल, इसके बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जितना बड़ा लिखा हुआ है उसको देखकर मत घबराना, चीज वही है। इससे भी बड़ा क्वेश्चन लिख देता तो भी कुछ नहीं होना, चीज वही है, करना वही है जो उसने, जो हमको आता है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बड़ा है तो अब क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, चीज वही पकड़ो। कितने भी बड़े, जैसे कहते हैं ना, आपका जो सबसे प्यारा शख्स होगा उसको कितनी भी बड़ी भीड़ में क्यों ना छोड़ दो, आपकी नजर उसी पर ही रहेगी, बस वो नजर रखो। आप उसको 10 में भी ढूंढ सकते हो, और 10 की जगह आप 100 में भी ढूंढ सकते हो, तो भीड़ 90 की बड़ी, बड़ी की नहीं बड़ी, फिर भी आप उसे ढूंढ लोगे। तो तब क्यों नहीं कहा कि यार भीड़ तो बहुत आ गई, यानी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, अब मैं अपना आंसर कैसे ढूंढूं। आप ढूंढ लेते हो, क्यों ढूंढ लेते हो, क्योंकि आपकी नजर आपके अपने पर है। बस वैसे ही ध्यान रखो, क्वेश्चन बड़ा होने से मतलब नहीं है, आप अपनी नजर उस चीज पर रखिए जहां से आपका आंसर आ सकता है। यहाँ सबसे पहले अपन इट इज है, ये क्या है, इज। अब आपको पता है कि इज का क्या होता है बेटा,
वॉज और वर, ठीक है। वी का वी रहने दो। विगन क्या है बेटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म किस में बदलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कम से कम इतना तो ढूंढ लो, और इतना अगर आप ढूंढते हो तो बस आपका काम बनता चला जाएगा। द बॉस सेड दैट, ठीक है, इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम। अब यहाँ दे है, वी है, दे है और वी है। अब समझना, द बॉस सेड, बॉस ने कहा, कॉमन, इट इज टाइम, ये समय है। वी बिगन प्लानिंग अवर वर्क, कि हम अपने काम को करने के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ बॉस कह रहा है, और बॉस अपने ही लोगों से कह रहा है, यानी वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो वी जो होगा ना वो किससे बदलेगा, बॉस से। अब बॉस से बदलेगा तो ही आएगा। लेकिन जब कोई सब्जेक्ट उसमें खुद इंक्लूड होता है, वो अपने ही लोगों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं स्टूडेंट्स को बुलाऊं, तो मेरे में मेरे वर्क में वो लोग भी आ जाएंगे। तो जब कभी इस तरीके की बात कही जाती है कि कहने वाला एक है लेकिन वो सभी को इंडिकेट कर रहा है, तो वी भले ही सिंगुलर से चेंज हो, पर सब्जेक्ट हम हमेशा क्या मानते हैं, उसके लिए दे मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, दे। तो आप देखो दे किस में है, दे इसमें है और इसमें है, तो इसका मतलब वी का ये हट गया, दो ऑप्शन हट गया कम से कम, ठीक है। अब आपके पास दे बचा और यहाँ पर दे बचा, और दे क्यों आया ये भी मैंने आपको बता दी। जैसे कैप्टन अगर कोई चीज को कह रहा है, क्रिकेट का कैप्टन कोई चीज कह रहा है, तो वो कह वो रहा है लेकिन वो अपनी पूरी टीम को साथ में लेके चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भले ही सब्जेक्ट कहने वाला एक क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी टीम को माना जाएगा, और टीम को माना जाएगा। जैसे कैप्टन ने कहा कि हम जीत गए, तो क्या उसके हम में वो खुद नहीं है क्या, वो भी है और उसकी टीम भी है। तो जब वो आरबी के सेंटेंस से चेंज होगा तो दे रूप ले लेगा, दे का सब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। तो ये आ गया दे। अब इट वॉज टाइम है ना, तो ये कहाँ गया, अच्छा देगा, ये तो यहाँ पर ही इट वॉज टाइम दे, और यहाँ पर दे। अब यहाँ बिगिन का क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो टाइम दे हेड बिगिन, और इसमें देखो दे बिगिन, ये तो विगन का विगन ही लिख रहा है, तो हटा दो। आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। बताओ, पूरे सेंटेंस को करने की जरूरत पड़ी क्या, सेंटेंस बेशक बड़ा हो छोटा हो इससे कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही रहेगा जो आपने सीखा या आप जो जिसको समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है, ये तो वही आ गया, ठीक है। चलिए इसमें डिड नॉट का क्या हो जाएगा बेटा, हैड नॉट। आप देखो हेड नॉट कहाँ है, डिड, और ये हट गया हेड नॉट। अब यहाँ पर दिस का क्या होगा बेटा, दैट होगा। आप देखो दैट कहाँ है, द क्राइम, और ये द क्राइम नहीं दैट चाहिए, तो ये दिस है, ये हट गया, आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला, ठीक। चले इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो चीज बदल गई, इससे ये फर्क नहीं पड़ता। नरेशन का मतलब होता है कहने का तरीका, वो कहने का तरीका जरूरी थोड़ी है सेड या टोल्ड पर ही अटका रहा है। कहने का तरीका कैसे भी हो सकता है, और जब इंग्लिश को पढ़ोगे समझोगे और चैप्टर को पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर होता है। एक क्वेश्चन से अपन पूरी चीज को नहीं समझ सकते, कहते ना एक सीन से अपन पूरी फिल्म नहीं समझ सकते, ठीक है। सीन में मजा जरूर आ जाता है लेकिन पूरी फिल्म ओवरऑल नहीं समझ सकते। तो यहाँ जो भी लिखा है लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो आंसर यहाँ आ ही रहा है, तो जाने दो। आप पकड़ो आर एस के सेंटेंस को, यहाँ क्या लिखा है, हैज बीन। अब आपने पता है कि हैज बीन का क्या होता है बेटा, हैड बीन। आप हैड बीन उठाओ किस किस में, हैज बीन, हैड बीन, हैज बीन, और ये हैड बीन, दो में हैड बीन आ गया, ठीक है। ही रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन स्कैंटी, और ये लिखा है टिल, और इसमें टिल, और ये लिखा है नाउ। नाउ का बेटा क्या होता है, देन, ठीक है। नाव का होता है देन, और ये नाव का नाव है तो ये हट गया, ठीक है। ये पहले ही हट गए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए फोर्थ वाला, आंसर क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सिर्फ इस हैडबिन ने और इस देन ने अपना आंसर दे दिया। अब बताइए इसकी अपन को जरूरत पड़ी क्या, नहीं, करते रहने दो, उसकी जो मनमानी है उसको वो करते रहने दो, ठीक है। चले इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेशक बड़ा है, परेशान नहीं होना, कीवर्ड्स पकड़ो और अपना आंसर लो और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा हो बना रहने दो। सबसे पहले तो इंटरोगेटिव तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेयर का वेयर ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखा हैव का होता है बेटा हेड। आप हेड उठाओ कहाँ है, चारों में ही हेड दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ही हैड लॉस्ट 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 द पेन, द पेन, ठीक है।
अब इसके बाद में आगे गए, ये हो गया यहाँ तक आई। आई के बाद ब्राउट क्या है बेटा, वर्ब के सेकंड फॉर्म। अब ये जो वर्ब के सेकंड फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। आप इसमें हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म उठा, आई हैड ब्रॉट, ठीक है, आई हैड ब्रॉट, आई हैड ब्रॉट, और ये आई ब्रॉट, तो ये हट गया, कम से कम ये कट गया कि नहीं हट गया। अब और अपन आगे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस, और ये बेटा अपन ने लिखा डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो द नेक्स्ट डे होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये आ गया द प्रीवियस डे, तो ये द डे बिफोर हटा दो, आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। हेड पकड़ा और वहां पर सेकंड फॉर्म को पकड़ा और फिर से अपना आंसर, और ये भी सही था वो भी सही था, तो अपन ने फिर यस्टरडे को उठाया। यानी जितने कीवर्ड्स अपन को जरूरत पड़ती जाए उतने आप लेते जाओ। सेंटेंस बड़ा और छोटे से कभी मत घबराना, ये मत देखना सेंटेंस बड़ा है तो आप कैसे करेंगे, पिन पॉइंट पकड़ो, चाहे बड़ा हो सेंटेंस चाहे छोटा हो, पिन पॉइंट पकड़ो और अपना आंसर लेते जाओ, यानी कीवर्ड पकड़ो और आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो लिखा ना, इस ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या है बेटा, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर प्लीज दिया हो तो रिक्वेस्टेड आता है, क्या आता है, रिक्वेस्टेड। आप देखो रिक्वेस्टेड एक ही में दिया तो आंसर वही हो गया, रिक्वेस्टेड आता है और रिक्वेस्टेड केवल एक ही में दिया तो आंसर वही हो गया, जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये आपका आंसर, ठीक है, चल ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनका पुअर बैकग्राउंड है, गांव से हैं बेचारे, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ी हो, और वो बेहतर तरीके से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल हिंदी मीडियम से, तो वो द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें लाइव क्लास भी जुड़ सकते हो। कोर्स फीस जो है ना बेटा, कोर्स फी, ठीक है, वही 999 है। आप अपना कोर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, हर चीज में आपको अच्छे से समझाऊंगा। जब अपन देख रहे हैं कि जो सेंटेंस अपन कर रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से वेरिएशन से कर रहा है, सोचो अगर इसी तरीके से उससे भी और बेहतर तरीके से जब आपको पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा और लाइव क्लास कोई रिकॉर्डेड नहीं, आप चैप्टर को और अच्छे से पढ़ोगे तो और जाना कितने अच्छे से क्लियर होगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो इंग्लिश से परेशान है वो इंग्लिश को बेकार ना समझे, वो भी इंग्लिश अच्छी कर सकते हो, अपना एसएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब आप 2026 सुधारो, जो हो गया सो हो गया, आप 2026 के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। एप्लीकेशन द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से डाउनलोड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें लिंक भी दी हुई है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।